आज का जो कंपनी है, आज का जो बिजनेस है, उसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। 70 रुपीज़ का प्राइस है। मार्केट कैप जो है इसका वो 2000 करोड़ के आसपास है। सबसे पहले प्रोडक्ट और बिजनेस को समझते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है उस हिसाब से देखे जाए तो इसकी प्रेजेंटेशन में सबसे पहला प्रोडक्ट है इसके पावर केबल्स। पावर केबल्स मतलब ऐसे केबल्स जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की थीम में या बिजनेस में या सेक्टर में यूज होते हो। अलग अलग 4 तरीके के केबल्स हैं जो कंपनी बनाती है। एल टी पावर, लो टेंशन, हाई टेंशन, एच टी। एल टी एरियल बंच केबल्स, एच टी एरियल बंच केबल्स। सबसे पहला प्रोडक्ट इसका है एलटी पावर केबल। ट्रांसफॉर्मर से आपके घर तक या आपके ऑफिस तक, आपके बिजनेस तक इलेक्ट्रिसिटी जिस केबल के थ्रू पहुंचती है, लो टेंशन केबल। कंपनी ये भी बनाती है, हाई टेंशन पावर केबल भी बनाती है। हाई टेंशन पावर केबल मतलब क्या, कि जहां पर आपने हाईवे पर देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े टावर्स पे जो केबल्स इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को कैरी करते हैं, तो वो हाई टेंशन पावर केबल होते हैं। जहां पर पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से उसको ग्रीड तक, सब स्टेशन तक लाना होता है, और वो ग्रीड और सब स्टेशन से फिर शहरों के कोने कोने तक पहुंचता है। तो दोनों तरीके के पावर केबल पेरा केबल्स बनाता है। पेरा केबल्स का फुल फॉर्म पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, पर उसका शॉर्ट फॉर्म पेरा केबल्स है। तो पेरा केबल के नाम से ही बात करेंगे। पेरा केबल्स जो है दोनों तरीके के केबल्स बनाता है। एक तीसरी कैटेगरी का केबल जो है वो है एरियल बंच केबल। ओके, आप लोगों को पता होगा कि पहले के जमाने में जो हमारे घर में, हमारी गलियों में जो ये खंभे होते हैं ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पावर हमारे घर तक पहुंचता था, वहां पर इस तरीके के केबल्स नहीं होते थे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये किस तरीके के केबल्स है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके का एक इंसुलेशन दिख रहा है। ये ब्लैक कलर का एक इंसुलेशन है, ताकि इसके अंदर जो केबल्स है ना, जिसके थ्रू पावर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर एक तरीके का लेयर लगाया हुआ है। और उसके बेनिफिट्स भी क्या है वो भी देखते हैं। पहले तो एरियल बंच केबल्स क्या होते हैं। एरियल बंच केबल्स ये होते हैं कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो तार या केबल्स यूज होते थे वो बेयर कंडक्टर्स होते थे। तो उससे क्या होता था, शॉर्ट सर्किट का डर होता था अगर दो केबल्स आपस में टकरा गए। राइट, बिजली चोरी बहुत आसान होती थी। लोग अपना तार डाल के वहां से इलेक्ट्रिसिटी का चोरी करते थे, और मेंटेनेंस बहुत हेवी होता था। बारिश की सीजन में या तो आसपास में अगर कोई पेड़ गिर गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ये जो एरियल बंच केबल्स है उसमें क्या है कि हर फेज वायर पर इंसुलेशन होता है, जो हमने देखा ये ब्लैक कलर का इंसुलेशन जो होता है। उससे क्या होता है कि दोनों एवरी केबल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, शॉर्ट सर्किट का कोई इश्यू नहीं होता, मेंटेनेंस ईजी होता है। कभी रिप्लेस करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, कोई रिपेयरिंग करना पड़ा तो ईजी होता है। तो सभी वायर्स जो है वो ऐसे बंडल होकर चलती है, बंडल होकर उसको स्प्रेड किया जाता है, घर तक पहुंचाया जाता है। तो उससे क्या होगा कि चीजें थोड़ी आसान होगी। तो ये नए प्रोडक्ट है, कुछ कुछ सालों से ज्यादा यूज हो रही है, तो जिसको एरियल बंच केबल्स बोलते हैं। और इसमें भी दोनों कैटेगरी है, इसमें भी दोनों कैटेगरी है। एच टी एरियल बंच केबल, देखो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, एल टी एरियल बंच केबल और एच टी किलोवाट के हिसाब से सेग्रीगेशन होता है, जहां पर कहां पर हाई टेंशन पावर को ट्रांसमिट करना है, कहां पर लो टेंशन पावर को ट्रांसमिट करना है। तो उस तरीके से ये यूज होते हैं कैटेगरी के। उसके बाद जो आता है सेकेंड कैटेगरी का प्रोडक्ट इसका, वो है टेलीकॉम केबल्स, जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ही चर्चा में। और उसमें एक जो है एक तरीके का केबल जो बहुत ही चर्चा में, वो है अपना ऑप्टिकल फाइबर। कई सारी कंपनीज, HFCL, STL टेक, जो हमने स्टडी करी है, जो जिसका बिजनेस मेन ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड है। राइट, पेरा केबल का मेन बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, पर स्टिल ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जहां जहां भी टेलीकॉम का पूरा एक इंफ्रा बिल्ड होता है, वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कैटेगरी के वायर्स, केबल्स यूज होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के केबल्स हैं, सबका यूज अलग अलग होता है। FTH मतलब फाइबर टू होम, जहां पर इंटरनेट हमारे घर तक पहुंचता है। ये जेली फिल्ड केबल्स है। जेली फिल्ड केबल में केबल के बीच में एक तरीके का जेली यूज होता है, ताकि वायर में किसी भी तरीके का डैमेज हो तो जो अंदर जेली का जो लेयर है, वो अंदर का जो मेन वायर का कंटेंट है कॉपर या एल्यूमिनियम का, उसको एकदम प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट, और ये जंपर्स हैं, ये बिल्कुल बिल्डिंग्स में या घरों में या ऑफिस में जहां पर एंड पार्ट में जहां पर केबलिंग करना होता है वहां पर यूज होते हैं। तो ये सब टेलीकॉम सेगमेंट को सर्व करती हुई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी पेरा केबल बनाता है, सिर्फ पावर केबल नहीं बनाता, ये भी बनाता है। कंपनी के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी है। स्पेशल प्रोडक्ट्स को दे रहे, सबसे पहला स्पेशल प्रोडक्ट का कैटेगरी है सोलार केबल्स। तो पूरा सोलार का जो इंफ्रा होता है, सोलार पैनल से जब इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो ग्रिड तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पर जो केबल्स यूज होते हैं जिसको सोलार केबल्स की कैटेगरी बोला जाता है। ये केबल्स खास करके यूवी रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली बाहर ही रहेंगे। राइट, सनलाइट
में ही रहेंगे, तो यूवी सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा। बहुत ही हार्श सनलाइट में बहुत तरीके के केबल्स का जो मटेरियल होता है वो डैमेज हो जाता है वक्त के साथ साथ, राइट। तो ये उस तरीके का मटेरियल होता है केबल के ऊपर का इंसुलेशन कि ये इजीली डैमेज नहीं होते, कई सालों तक चल जाता है। सेकेंड, वेदर रेजिस्टेंट, क्योंकि जितने भी सोलार पार्क होंगे वो बाहर ही होंगे, वो इंडोर में नहीं होंगे। तो इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ सनलाइट, बहुत सारे अलग अलग वेदर का भी सामना करना पड़ सकता है। बारिश का सामना करना पड़ सकता है, ये डेजर्ट में होते तो धूल मिट्टी का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो ये सब अलग अलग हार्श वेदर में भी ये सस्टेन मेंटेन हो जाए, तो इस तरीके के केबल्स यूज होते हैं। और एक और कैटेगरी है स्पेशल केबल्स की, वो है रेलवे केबल्स। रेलवे केबल्स पर क्या होता है कि पूरे रेलवे जो है ना वो केबल्स के बिना ऑपरेट ही नहीं हो सकता है, राइट। रेलवे ट्रैक पर आप जो जहीं जाओ, जो सिग्नल देख के ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन चलने लगती है, जो भी रेड येलो ग्रीन सिग्नल होते हैं, तो सिग्नल को पास ऑन करना, उसकी पूरी सिस्टम को मैनेज करना, उसको कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करना, कोई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है कि नहीं वो सिग्नल को कंट्रोल रूम पर तक पहुंचाना, उसको मेजर करना, ट्रैक को कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर ट्रेन खड़ी है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए ट्रैक सर्किट केबल्स यूज होते हैं। और ये तो हो गया सिर्फ ये, इसके अलावा कवच का जो हमने पूरा डिटेल स्टडी किया था, तो कवच के अंदर भी पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही है, राइट। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कांटेक्ट करेगी कि भाई अभी यहाँ पे इतने डिस्टेंस पर हम आ चुके, तो यहाँ पर हमें इससे ज्यादा नजदीक नहीं आना है, राइट। और ट्रेन का लोकेशन या दो ट्रेन अगर आपस में कोलाइड ना हो, उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंट्रोल रूम के साथ। तो ये सभी चीजों में केबल्स यूज होते हैं। स्पेशल तरीके के केबल्स यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन यूसेज, तो वो रेलवे केबल्स कैटेगरी के केबल्स होते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी है स्पेशल केबल्स में, वो है थर्मोकपल केबल्स। थर्मोकपल केबल्स का काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। अभी यहाँ पर ये सवाल आएगा कि ये कहाँ बड़ी चीज है, पर आप अगर थोड़ा डीप में सोचने की ट्राई करोगे तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल को बहुत ही एक अर्जेंसी के तौर पे लिया जाता है। कोई भी आप स्टील प्लांट ले लो, कोई भी आप पावर प्लांट ले लो, कोई भी आप सीमेंट प्लांट ले लो, इस तरीके के प्लांट में टेम्परेचर जहां पर प्रोसेस हो रहा है, जहां पर केमिकल बन रहे हैं, जहां पर सीमेंट का प्रोसेस हो रहा है, जहां पर पेट्रोलियम रिफाइन हो रहा है, जो वेसल में वो चीज हो रही है, वहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को एग्जैक्ट एक्यूरेट मैनेज करना पड़ता है। वो टेम्परेचर में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो बहुत बड़े बड़े डैमेज हो सकते हैं। तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा वहां पर थर्मोमीटर लेके नहीं खड़ा रहेगा। एक मजाक की बात है, पर कहने की बात यह है कि वो टेम्परेचर को एक्यूरेटली मैनेज करने के लिए, सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, कंट्रोल रूम तक वो सभी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए स्पेशल तरीके के केबल्स यूज होते हैं, और वो थर्मोकपल केबल्स होते हैं, राइट। सिमिलरली फायर सर्वाइवल केबल्स भी एक कैटेगरी है कि जहां पर उस तरीके के स्पेशल केबल यूज होते हैं ऐसी जगह पर कि जहां पर मान लो आग लग गई, तो वो ऐसे केबल्स होंगे कि आग में भी कुछ टाइम तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कट डाउन नहीं करेंगे, वो मेंटेन रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो जो भी स्टेप लेने हैं वो फायर को कंट्रोल करने के लिए या तो लोगों को वो जगह से बाहर निकालने के लिए, तो वो सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, राइट। ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है। आप सिर्फ सोच के देखो कि अगर एक हॉस्पिटल में, एक एयरपोर्ट में अगर आग लग गई और आग लगने के बाद इमीडिएटली केबल का नेटवर्क खत्म हो गया, जल गया, डिस्टर्ब हो गया इमीडिएटली, और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत खत्म हो गई, तो जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इमरजेंसी के तौर पे वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केबल्स यूज होते हैं जो इमीडिएट बर्न नहीं होते, वो सर्वाइव कर जाते हैं, इमीडिएट शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, राइट। तो ऐसे स्पेशल केबल्स यूज होते हैं। तो केबल्स की जो कैटेगरी है ना वो बहुत ही वास्ट कैटेगरी है। हमें सिर्फ लगे कि केबल सिर्फ पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। केबल्स की जो कैटेगरी है बहुत ही वास्ट कैटेगरी है। तो जहां पर वास्ट कैटेगरी होगी, जहां पर स्पेशल तरीके के यूज होंगे ना, वहां पर बेटर मार्जिन के, बेटर प्राइसिंग की संभावनाएं खड़ी रहती है। कंपनी के क्लाइंट्स जो है आपकी स्क्रीन पर बहुत बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं। एबीबी है, एचपी है, अल्ट्राटेक, यहाँ पर कोई भी छोटा क्लाइंट नहीं है। इंडियन रेलवे, तो जितने रेलवे के केबल्स है इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई होते हैं। यहाँ पर एनटीपीसी जो है, पावर ग्रिड जो है, ये बहुत पावर केबल के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं पेरा केबल के लिए। टाटा स्टील है, या तो इंडस्ट्रियल जेके सीमेंट है, तो वो थर्मोकपल केबल्स जिसकी हमने बात करी, राइट, जहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट केबल्स होंगे। और वो प्लांट के अंदर भी
अंदर भी अगर लो टेंशन केबल हो गए या तो अंदर इंटरनल वर्किंग के लिए भी जो केबल्स हो गए तो वो भी पेरा केबल सप्लाई करती है। तो क्लाइंट्स बहुत ही नामी क्लाइंट्स है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी है जिसको भी क्लाइंट का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना बाकी है, यहाँ से भी एक ट्रस्ट मिलता है, फेथ मिलता है। कि बहुत सारी प्रोडक्ट तो हमने देख ली, पावर केबल देख लिए हमने, टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते केबल देख लिए, स्पेशल केबल्स देख लिए जैसे फायर सर्वाइवल केबल हो गया, थर्मोकपल केबल हो गया। अगर सभी बिजनेस से मतलब सभी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करके बिजनेस आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो हम सभी सेक्टर की टेल विंड को समझेंगे, उसके मैक्रो व्यू को समझेंगे। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी रेवेन्यू कहां से आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यू जहां से आ रहा होगा उसके सराउंडिंग जो मैक्रो एनवायरमेंट होगा वो कंपनी को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, राइट। अगर मैंने मेरी कैटेगरी में बास्केट में लिख दिया कि भाई मैं फाइबर ऑप्टिक बनाती हूं, पर फाइबर ऑप्टिक के बेचने से मुझे बहुत ही मामूली रेवेन्यू अगर मिलता है तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल मेरी कंपनी के लिए एज सच मेरे टॉप लाइन बॉटम लाइन, मेरे रेवेन्यू को, मेरे नेट प्रॉफिट को उतना इंपैक्ट फिलहाल नहीं करेगा, और हो सकता है कि मैं कंपनी को गलत नजरिए से देख रहा हूं। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी रेवेन्यू कहां से आ रहा है, और उसका आंसर ये कि 2025 में करीबन 50% रेवेन्यू जो था वो पावर केबल से आ रहा था, और 2026 में जो लास्ट लेटेस्ट रिजल्ट आया है वहां पर 57% रेवेन्यू जो है वो पावर केबल से आया है। मतलब यहां पर डेफिनेट ये बात है, पेरा केबल को सस्टेन करना है, पेरा केबल को एक अच्छा खासा टर्न अराउंड करना है, तो सबसे पहले क्या चलना चाहिए, पावर सेगमेंट चलना चाहिए, इंडिया का या इंडिया के बाहर का, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कितना एक्सपोर्ट करती है, कितना डोमेस्टिक सेल्स करती है, आगे देखेंगे। पावर केबल्स के ऊपर कंपनी को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, क्योंकि एक अच्छा खासा चंक, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चंक जो है वो वहां से आ रहा है। फिर उसके बाद वाली कैटेगरी कौन सी है, करीबन 31% कैटेगरी जो है वो एक्सपोर्ट का सेल्स है, और 28% कैटेगरी इस साल, जो 31% लास्ट ईयर थी, वो एक्सपोर्ट के सेल्स से आया है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है, तो इसके केबल्स जो है उसको बाहर के कंट्रीज से भी एक एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। उसके अलावा ये रेड कलर वाला शेडेड एरिया देखे तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, हाउस वायर्स और टेलीकॉम केबल्स। तो अपने घर के अंदर जो छोटे मोटे केबल्स वायर्स लगते हैं वहां से छोटा सा पोर्शन आ रहा है, और टेलीकॉम केबल्स, राइट, टेलीकॉम इंफ्रा। तो ये दोनों का मिला के ऑलमोस्ट 7.5 वाला पोर्शन जो है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। ये जो 9% वाला सेगमेंट था वो उसमें थोड़ा फिलहाल ड्रॉप आया है, रेलवे केबल्स में फिलहाल थोड़ा ड्रॉप आया है। तो आगे जाके प्रमोटर की बातें सुननी पड़ेगी कि आगे कंपनी के प्लान्स क्या है। पर यहाँ पर मेजर एक चीज जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये है कि कहीं ना कहीं तो पावर केबल्स के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट की बात करें, जहां पर हमने देखा था 2025 में 69% का जो पोर्शन था वो डोमेस्टिक सेल से आता था, 31% एक्सपोर्ट से आता था, वो अभी इस साल 28% हो चुका है, और 69% का 71% हो चुका है। मतलब यहाँ पर एक चीज हुई है, पिछले ये रिजल्ट में 2026 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है और डोमेस्टिक चीजें बढ़ी है। ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें 2020 में बहुत ही नॉर्मल एक्सपोर्ट था, वो यहां तक पहुंच चुका है। मतलब आप देखो ये कितना बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ये चीज हो चुकी है। ऑलमोस्ट 5 साल में सिर्फ एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखा है। और इसमें एक देश है जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आता है कंपनी का, वो है यूएसए। यूएसए में पहले 2 सप्लायर्स थे 2020 में, 2025 में 8 क्लाइंट है। अभी 2 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने जिसको सॉल्व करना है, वो है कि ये मार्जिन प्रेशर के रीजन क्या है। जो दूसरा सवाल ये कि क्या ये इंप्रूव होगा, तो समझते जाते हैं कि क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से मार्जिन गिरा था और क्या क्या स्कोप हो सकता है कंपनी के पास। 2026 जो है वो पैरामाउंट के लिए, पेरा केबल के लिए एक बहुत डिफिकल्ट ईयर रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए थे। ये टैरिफ की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2025 में, जब 10% टैरिफ लग गया था। उसके बाद अगस्त 2025 में वापस एक टैरिफ का नया साइकिल चालू हुआ था। तो अगस्त की स्टार्टिंग में जो 10% का टैरिफ था वो बढ़कर 25% हो गया था, और अगस्त खत्म होते होते यूएस ने हमसे रशिया से दोस्ती करने का एक और बड़ा जुर्माना दिया और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ सीधा 50% तक पहुंच गया, राइट। अभी पेरा केबल के जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया में बनते हैं, आगे जाके देखेंगे 2 प्लांट है इसके, तो इसके सभी प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, यहां से शिपिंग होकर यूएस में जाते हैं। तो उसके ऊपर टैरिफ बेशक लगेगा, और ये जितने भी टैरिफ के क्राइटेरिया है वो सब उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो इसके ऊपर से एक तरीके का बहुत बड़ा मार्जिन प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं 2025 के अप्रैल से ही शुरू हो गया था। टैरिफ के बाद क्या हुआ कि यूएस में बिजनेस करना प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं था, ये प्रमोटर की बात है। मैनेजमेंट ने क्या किया
किया कि एक बहुत ही डेलिब्रेट स्ट्रेटेजिक कॉल लिया, बहुत ही सोचा समझा एक कॉल लिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ऐसा कि हम कम वॉल्यूम और बिना प्रॉफिट के भी काम कर लेंगे, हमें चल जाएगा, पर हमें यूएस में जो इतने सालों में जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है उसको हम खराब करना नहीं चाहते हैं। तो हम बहुत ही कम वॉल्यूम पे जितना बिकेगा चल जाएगा, भले थोड़ा 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 बिकता रहे, और कम प्रॉफिट पे चलेगा, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, कम मार्जिन हम बहुत ड्रॉप कर लेंगे, पर हमारे रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। ऐसा एक कॉल लिया कंपनी ने। बहुत ही हार्श कॉल होता है क्योंकि इतने टाइम कंपनी को बहुत ही प्रेशर झेलना पड़ता है। हो सकता है कि कंपनी को लॉस भी करना पड़े बहुत ज्यादा, और छोटी मोटी कंपनी तो ये चीज सर्वाइव ही नहीं कर पाई। फिर आई एक गुड न्यूज। फरवरी से लेके अप्रैल 2026 के बीच में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने सारे टैरिफ को इनवैलिडेट कर दिया। इसका मतलब ये था कि अभी इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो वापस आ गया, क्योंकि टैरिफ अगर खत्म हो चुका है तो उसका मतलब क्या होगा कि इंडिया जो है वो बाकी के कंट्रीज से कंपीट कर पाएगी। बाकी के कंट्रीज जो है वो अगर यूएस को अपने केबल सप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया भी उसके अकॉर्डिंग उसके साथ खड़ी रह पाएगी, राइट, इक्वली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे पाएगी। और इससे क्या हुआ कि Q4 से ही मार्जिन में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। इंप्रूवमेंट यहां पर हमें इतना वो नजर नहीं आ रहा है, पर कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू और प्रीवियस क्वार्टर्स थोड़ी थोड़ी मार्जिन रिकवरी शुरू हो गई है। जब यूएस का बिजनेस डाउन था तो इन्होंने क्या किया कि पूरा ध्यान उस टाइम डोमेस्टिक मार्केट पर दिया। नो डाउट यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखा, ऐसा नहीं कि बिजनेस पूरा बंद कर दिया। ऐसा नहीं बोला उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे, भाई हमें नहीं ये ठीक लग रहा है, इतना बड़ा टैरिफ वाला चीज हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने भेजना चालू रखा, राइट, अपनी जेब से पैसे देके, मतलब मार्जिन कट लेके उन्होंने भेजना चालू रखा। पर उस दौरान उनको रिकवरी करनी थी, क्योंकि जितना पोर्शन, जितना वॉल्यूम कम सेल होगा यूएस में, उतना वॉल्यूम उनको कहीं ना कहीं तो कोई मार्केट में तो सेल करना पड़ेगा। वो उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस शिफ्ट किया, और डोमेस्टिक मार्केट थैंकफुली अच्छा डिमांड में था। वो पावर केबल हो, टेलीकॉम केबल्स हो, रेलवे केबल्स हो, तो वहां पर उन्होंने ध्यान दिया। तो डोमेस्टिक बिजनेस जो है पिछले साल में वो 27% से ग्रो हुआ, और एक्सपोर्ट जो है इतनी डिफिकल्टी के बाद भी एक्सपोर्ट 13% से ग्रो हुआ। सेकेंड थिंग, इसकी एक अच्छी चीज ये कि अभी तक इसका जीरो रिजेक्शन का रिकॉर्ड बरकरार है। टोटल ऑर्डर बुक जो है कंपनी की 583 करोड़ की है, जिसमें से करीबन 87% ऑर्डर डोमेस्टिक है। और ये डोमेस्टिक ऑर्डर्स में, मतलब 583 करोड़ में से 466 करोड़ जो है सिर्फ पावर केबल्स है। मतलब पावर केबल का पोर्शन आने वाले टाइम में भी, आने वाले ऑर्डर बुक में भी और ज्यादा है। मतलब पावर केबल की डिमांड इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और वो ये कैटर कर रहा है। मैनेजमेंट एक और चीज क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अपने मार्जिन को मैनेज करने के लिए, वो ये है कि 3-4 महीने से आगे के ऑर्डर्स जो है वो फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम की रॉ मटेरियल के प्राइस, क्योंकि ये जो भी केबल्स बनाएंगे उसका बेसिक रॉ मटेरियल दो ही चीज होगी, कॉपर और एल्यूमिनियम, राइट। तो कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसी कॉमोडिटी है कि पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ही वॉलेटाइल रहे। बहुत पिछले कुछ टाइम से इसके प्राइसेस जो है बहुत ही ऊपर भी गए, फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए डाउन हो जाते हैं। तो बहुत ही वॉलेटिलिटी बहुत सॉलिड है। तो अगर ये फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो हो सकता है कि उनको महंगे दाम पर इन्वेंट्री आई है कॉपर एल्यूमिनियम की, और उसके सामने फिर एंड प्रोडक्ट सस्ते दाम पर सेल करनी पड़ रही है, तो वहां पर भी मार्जिन में दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत दूर के ऑर्डर्स नहीं साइन करते हैं, मतलब इन अ सेंस की रॉ मटेरियल दूर का फिक्स्ड रेट पर नहीं करते हैं। ये इस तरीके से करते हैं कि जिस टाइम ऑर्डर साइन करते हैं उस टाइम जो भी प्राइस चल रहा होगा वही कोट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखने से कंपनी को क्या होगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे और मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कंपनी के लिए सबसे बड़ा फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए नर्मदापुरम प्रोजेक्ट। नर्मदापुरम प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में बन रहा है। ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक नया प्लांट है, और ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ओके, इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। करंटली कंपनी के पास 2 प्लांट है, एक हरियाणा में है, एक राजस्थान में है। ये दोनों प्लांट जो है पिछले 3-4 सालों से फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। अभी बिल्कुल जगह नहीं बची है वहां पर कि वो नया वहां पर कैपेसिटी इंक्रीज कर सके, इसीलिए नए प्लांट की बहुत आवश्यकता है। तो करीबन 31 एकड़ की जमीन पर ये काम चालू हो चुका है, जमीन मिल गई है मध्य प्रदेश में, सिविल वर्क भी चालू हो गया है, मशीनरीज भी आ जाएगी कुछ टाइम पर। ये चीजें जो है प्रॉपरली 2028 फाइनेंशियल ईयर 2028 में ये चीजें शुरू होगी। 300 करोड़ का कैपेक्स इसके पीछे लगेगा, 300 करोड़ का खर्चा करेगी कंपनी इसके पीछे। FY28 से 2028 कब शुरू होगा? FY28 अप्रैल 2027 में ये फाइनेंशियल ईयर 2028 चालू हो जाएगा। करीबन अप्रोक्स 2 साल, पौने 2 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा 500 करोड़ वहां से आने की उम्मीद है। उसके नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वाले साल में 1200 करोड़ यही प्लांट से आने की उम्मीद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी
कंपनी के लिए, राइट। अभी के कंपनी के नंबर्स करीबन 1900 करोड़ है, राइट। और अगर ये दोनों का मैं टोटल करूं तो अप्रोक्स 1700 करोड़ है। तो दो साल, आप 3 साल पकड़ लो, 3 साल के बाद अभी का जो रेवेन्यू है ना, उतना ही रेवेन्यू सिर्फ एक प्लांट से आ रहा होगा। और मीनवाइल डिमांड रहेगी तो तब तक कोई नया और प्लांट अनाउंस हो जाएगा और नया कैपेक्स अनाउंस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रोथ का डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर नजर आ रहा है। नया प्लांट जो है उसका मेन फोकस स्पेशल प्रोडक्ट पर होगा। वहां पर ऑर्डिनरी पावर केबल्स का मेन फोकस नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि इनिशियल फेज में जब प्लांट चालू हो जाएगा, तो प्लांट चालू होते ही इनिशियल फेज में कंपनी को जब तक ये स्पेशल केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, जो काफी सारे एप्लीकेशंस में, काफी सारे पावर ट्रांसमिशन में नॉर्मल हाई वोल्टेज केबल से भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो वहां पर बनेंगे जिसके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, राइट, जिसके प्राइसिंग बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स के ऑर्डर्स कंपनी को मिलना चालू नहीं होते, तब तक वहां पर लो वोल्टेज और नॉर्मल वोल्टेज वाले केबल्स जो है 33 किलोवाट 11 किलोवाट के केबल्स का प्रोडक्शन वहां पर शुरू हो जाएगा। नए प्रोडक्ट के लिए जितने भी अप्रूवल्स हैं वो 2028 तक मिलने की उम्मीद है, और प्लांट भी उसके बाद ही चालू होगा। तो प्लांट जब तक चालू हो जाएगा, उसका फर्स्ट फेज जब चालू हो जाएगा, तब तक अप्रूवल्स भी मिलने लगेंगे। कंपनी को, प्रमोटर को उम्मीद है कि 3 से 4 साल में ये जितना भी 300 करोड़ का खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट वापस आ ही जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका इबिडा मार्जिन भी अच्छा खासा होगा, 9 to 10%। कंपनी का अगर आप नॉर्मल इबिडा देखो, अभी तक का अगर हिस्ट्री देखो, 8% से ऊपर अभी पिछले 10-15 साल में, 10 साल के अंदर गई ही नहीं है। 8% के ऊपर मार्जिन नहीं गया है। तो यहाँ पर जो बनेंगे वो 9 to 10% के बनेंगे। तो ये सब चीजें जो हमें एक फेथ दिलाते, एक होप दिलाते कि आने वाले टाइम में कंपनी ऐसा तो कुछ कर रही है कि उसकी मार्जिन साइकिल इंप्रूव हो गया था। यहाँ पर रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ पहले भी नजर आया था, दिक्कत मार्जिन की थी, ठीक है। नेटफ्लिक्स की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में जाऊं अदर एसेट्स में, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप नजर आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स में। ट्रेड रिसीवेबल्स अभी तक 200 के आसपास थे, वो 400 करोड़ हो चुके हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में बहुत बड़ा जंप आया। ये पैसे कहीं ना कहीं आ नहीं रहे हैं, तो इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कॉन कॉल से बहुत डीपली स्टडी करते हैं। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर मैं सिर्फ ये देख लेता ना, तो हो सकता है मैं कंपनी को रेड फ्लैग करके रिजेक्ट कर देता। पर मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये पोजीशन इंप्रूव होगी। अगर आज मैं ये पता लगा लूं कि इंप्रूव होगा, तो हो सकता है कि मैं बहुत अर्ली स्टेज पर कोई बिजनेस को डिटेक्ट कर पाऊं। ये चेक करते हैं कि प्रमोटर ने क्या आंसर दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो नॉर्मल होंगे कि नहीं। ओके, तो प्रमोटर ने ये कहा है ट्रेड रिसीवेबल्स जो बड़े हैं उसका मतलब ये नहीं कि पैसा डूब गया है या डूब रहा है। एक्चुअल में जो अभी जो रिजल्ट आया उसमें 573 करोड़ के जो रेवेन्यू थे, उसमें से करीबन 65% रेवेन्यू जो है वो अभी अभी हाल में ही, मतलब Q4 के सेकेंड हाफ, मतलब फरवरी मार्च में ही रजिस्टर हुए थे। तो फरवरी मार्च में ही जो रेवेन्यू रजिस्टर हुए हैं उसका जो कलेक्शन है वो अभी अनकलेक्टेड स्टेट में दिखा रहा है। इसीलिए जो पैसा है रिसीवेबल्स अभी ज्यादा दिखा रहे हैं, राइट। इसमें से करीबन 75% से ज्यादा पैसा जो है वो ऑलरेडी वापस आ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आया था कि जब डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी कम है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.16 है, कम है, बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डेट है। अगर इतना डेट टू इक्विटी रेशियो है तो सवाल यह आया था कि इक्विटी को डाइल्यूट करके, नए शेयर्स को इश्यू करके फंड रेज करने की क्या ही जरूरत थी। आप बैंक से लोन भी तो ले सकते थे, क्योंकि नए शेयर्स को इश्यू करेंगे तो दिक्कत क्या होती है, नए शेयर्स आ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर्स में शेयर्स बढ़ जाते हैं। अर्निंग अगर इक्वली रेट से ग्रो नहीं हुई तो ईपीएस पे बहुत इंपैक्ट आएगा, और ईपीएस पे इंपैक्ट आया तो एक इन्वेस्टर वही नजर से कंपनी को जज करेगा कि ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो एक अच्छी कंपनी के लिए मेन चीज होती है कि अपने इक्विटी को भी मेंटेन करना, बहुत ज्यादा फटाफट नए शेयर इश्यू नहीं करना, जहां तक हो सके डेट लेने की अगर कैपेबिलिटी है, अगर डेट इक्विटी रेशियो आपका कम है तो डेट लेने से आप काम चला सकते हो तो वो करो। तो मेन सवाल वही आया था कि आपका डेट इक्विटी रेशियो कम है तो आपने नए शेयर्स को इश्यू क्यों किया। अगर पैसे की जरूरत थी तो आप लोन ले सकते थे। तो यहाँ पर जवाब ये आया कि ये जो भी 300 करोड़ रुपए रेज किए हैं, वो 300 करोड़ रुपए जो है इसमें बैलेंस तरीके से जो किया है, इक्विटी से जो रेज किए नए शेयर्स को इश्यू करके बैलेंस करके किया है। 30 करोड़ रुपए खुद प्रमोटर ने डाले हैं और 92 करोड़ रुपए जो है वो बाहर के इन्वेस्टर से लिए गए हैं, और बाकी का पैसा जो इंटरनल प्रॉफिट से और थोड़ा बैंक डेट से पूरा किया जाएगा। तो 300 में से 120 करोड़ जितने जो है ये यहाँ से आ गए, प्रमोटर ने कुछ डाले, कुछ इन्वेस्टर से लिए, कुछ पैसा इंटरनल प्रॉफिट से आ जाएगा और कुछ पैसा लोन से आएगा। तो सभी का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी बात प्रमोटर
प्रमोटर ये बोले कि जब नया प्लांट शुरू हो जाएगा तब हमें डेट लेने की जरूरत पड़ ही जाएगी, क्योंकि तब डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए बहुत बड़े वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जब नया प्लांट चालू हो जाएगा अगले साल। तो प्रमोटर ने ये बोला है कि डेट के लिए वो बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि अगले साल उनको जरूरत पड़ी जाएगी डेट लेने की। तो बहुत बड़ा डेट अभी नहीं ले रहे हैं ये 300 करोड़ के लिए, उसमें थोड़ा नए शेयर्स को भी इश्यू कर रहे हैं और थोड़ा डेट भी ले रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये काम कर रहे हैं।